ये वीडियो मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज का एपिसोड नंबर 47 है। लास्ट एपिसोड में हमने बैटल ऑफ तरावा के बारे में बात की और कैसे देखा कि मैकार्थर का जो सपना था फिलीपींस में पहुंचने का वो धीरे धीरे अब कंप्लीट होने वाला था। जब सब कुछ 1943 में ये हो रहा था साउथ पैसिफिक के रीजन में, तो उस समय जापान और चाइना में क्या हो रहा था, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 1943 के स्प्रिंग के महीने से। उस समय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ये सोच रहे थे कि चाइना में जो जापानीज ट्रूप्स ऑलरेडी हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए। अब इस एरिया में जो यूएस के आर्मी के कमांडर थे जो स्टिलवेल, जिनको लोग विनेगर जो भी कहते थे, उनका यह मानना था कि हमको चाइना में अमेरिकन आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। बट रूजवेल्ट इस चीज से पूरी तरह एग्री नहीं कर रहे थे। रूजवेल्ट ये चाह रहे थे कि आर्मी यहां पे हम लिमिटेड ही रखेंगे, यहां पे हमको एयर बेसिस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। हमारी जो एयरफोर्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए यहां पे, ताकि जो इस रीजन में चाइना में जो जापानीज ट्रूप्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए जो उनकी जापानीज शिप्स आ रही हैं उनकी शिपिंग को हम हैरेस करें, वहां बॉम्ब्स गिराएं ताकि जो यहाँ पे ट्रूप्स हैं उनको सप्लाईज ना मिले, वो रीइंफोर्स ना हो पाए। ये रूजवेल्ट का प्लान था। बट जो विनेगर कह रहे थे कि यहाँ पे आर्मी बढ़ाओ। इस एरिया में जो 14th एयरफोर्स थी एलाइड फोर्सेस की, वहां से अगर सक्सेसफुल बॉम्बिंग होने लगती है तो ऑब्वियसली जापानीज लोग इस बात पे रिप्लाई करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारी शिप को इनकी एयरफोर्स तंग कर रही है। तो अगर आपके प्लेन्स टेक ऑफ करके आ रहे हैं और शिपिंग को अगर परेशान कर रहे हैं, तो आप ये चाहोगे कि जहां से प्लेन्स टेक ऑफ कर रहे हैं उसको हम कैप्चर कर लें ताकि इनके प्लेन्स हमको तंग ना कर पाए। तो इसीलिए अल्टीमेटली ये जरूरी था कि अगर आप यहाँ पे एयरफोर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे भी, तो जरूरी है कि जो बेस है एयरफोर्स का उसको अच्छे से डिफेंड करने के लिए वहां पे ट्रूप्स और सप्लाईज तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तो बात थी कि वहां पे आपको आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ानी ही थी रूजवेल्ट को। इसके साथ चाइना के जो चांग काई शेक थे, जो नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो ये चाहते थे, उनकी अच्छी रिलेशनशिप थी अलाइड लोगों के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्रेसिडेंट के साथ, तो वो ये चाहते थे कि उनके जो ट्रूप्स लड़ रहे हैं जापानीज फोर्सेस से उनको रीइंफोर्स किया जाए। बट रूजवेल्ट इस चीज पे कमिट नहीं कर रहे थे। रूजवेल्ट ये कह रहे थे कि हम आर्मी को रीइंफोर्स करने की जरूरत नहीं है, हम अपने प्लेन्स इतने वहां पे डाल देंगे कि वो शिपिंग को डिस्ट्रॉय करेंगे जब जापानीज शिपिंग को, तो आपके ट्रूप्स को अल्टीमेटली थोड़ी राहत मिलेगी। तो इस तरह रूजवेल्ट डायरेक्टली चांग काई शेक की आर्मी को रीइंफोर्स नहीं कर रहे थे और इस बात से काई शेक को प्रॉब्लम हो रही थी। वो देख रहे थे कि ये अल्टीमेटली हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये इनका अपने कुछ एजेंडा चल रहा है। इसी साल जब जापान का एक अटैक आया था लुपेह के रीजन से, उस अटैक को एक्चुअली काई शेक के नेशनलिस्ट फोर्सेस ने रोका था। हालांकि उनकी बहुत हाई कैजुअलिटीज हुई, बट उन्होंने रोका जापानीज लोगों को और फिर उनको पीछे भी किया। दूसरी तरफ शांटंग के प्रोविंस से फिर से एक बार जब अटैक आया तो वहां पे भी नेशनलिस्ट लोगों ने उनको रोका। और उनके यहाँ तो ये भी हो रहा था कि एक तरफ वो जापानीज लोगों से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उनके पीछे चाइना की ही कम्युनिस्ट फोर्सेस थी। ये जो पूरा वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय चाइना में दो मेन पार्टीज थी। एक था चांग काई शेक जो कि नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर था और उसकी अपनी एक आर्मी थी। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी थी और उसका लीडर था माओ जेडांग और उसके पास कम्युनिस्ट अपनी फोर्सेस थी। तो ये दोनों जो पार्टीज थी उनकी आपस में बनती नहीं थी और दोनों चाहते थे कि पूरे चाइना पे उनका दबदबा हो। बट ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और जापान ने अटैक किया तो इन दोनों ने काइंड ऑफ टेम्पररी ट्रूस कर लिया कि ठीक है, अभी हम लोग मिलके जो बाहर से एग्रेसर आ रहा है उससे पहले हम डील करें, फिर हम आपस में देख लेंगे। तो जब ऐसा गठबंधन होता है दो बिल्कुल ऑपोजिट लोगों का, तो वो एक्चुअली उतना परफेक्ट हो नहीं सकता। तो ये यहां पे भी हो रहा था। कम्युनिस्ट लोगों को उतनी तकलीफ नहीं हो रही थी जापानीज लोगों के अगेंस्ट जितनी काई शेक को हो रही थी और इसके बारे में लोग बहुत सी अफवाहें बना रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडांग ने कुछ अंदर से जाके ना अंडर द टेबल एक डील कर लिया जापानीज लोगों के साथ कि तुम हम लोग पे बहुत अटैक मत करना। अब इस क्लेम में सच्चाई कितनी है वो तो पता नहीं, बट ये है कि काई शेक की जो एलिजेंस है, लॉयल्टी थी, वो एलाइड लीडर्स के साथ थी। जब ये सब कुछ चाइना में चल रहा था उसी दौरान जापान लगातार डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स भी खेल रहा था। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो बर्मा को इंडिपेंडेंट कर देंगे, उनको आजाद कर देंगे और साथ में ये भी कहा कि अब ये एक देश मेंबर होगा ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर का। मतलब ईस्ट एशिया के रीजन में जितने भी देश हैं उन सब देशों में मिलजुल के सब रहेंगे, उसका भी मेंबर है, ये आजाद है। साथ ही साथ जब उन्होंने इनको आजाद करने का अनाउंसमेंट किया तो वहां की जो पपेट गवर्नमेंट थी जो जापान के अंडर थी, उन्होंने फिर वॉर डिक्लेयर कर दिया यूएस के अगेंस्ट। और इसी दौरान
इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्जन्म हुआ। याद रखिए कि 1942 में पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी जब जापान ने सिंगापुर को कैप्चर कर लिया था। तो जितने उस समय सिंगापुर को डिफेंड कर रहे थे अलाइड फोर्सेस, कॉमनवेल्थ फोर्सेस, और उसमें बहुत सारे भारतीय सोल्जर थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। तो जब सिंगापुर को उन्होंने कैप्चर कर लिया जापानीज लोगों को, तो जितने उसमें भारतीय सोल्जर्स थे उनको अलग किया और उनको ये कहा कि तुम किसी दूसरे देश के लिए जाके किसी और देश में लड़ रहे हो, तो क्यों ना तुम्हारे जो ब्रिटिश लोग जिन्होंने तुमको पकड़ के रखा है ऐसे, यहाँ पे जबरदस्ती तुमको भेजा सिंगापुर में लड़ाई करने के लिए और तुम्हारे देश पे भी कैप्चर किया हुआ है, तो क्यों ना तुम उस देश के अगेंस्ट लड़ो और हमारे साथ आ जाओ। ऐसा कह के उन्होंने जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे सिंगापुर के इंडियन लोग, उनको लेके एक सेना बना दी और उसी सेना को कहा गया था इंडियन नेशनल आर्मी। उस सेना के जो मेन लीडर थे उनका नाम था रास बिहारी बोस और जो कमांडर इन चीफ थे इस सेना के उनका नाम था मोहन सिंह। तो उनके नेतृत्व में ये सेना बनाई गई और ये क्या बनाई गई थी कि इस सेना का काम होगा ब्रिटिश लोगों से लड़ना इंडियन सॉइल पे या बाहर के रीजन में जो भी इंडिया से जो भी कनेक्टेड है, जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। बट हुआ ये कि उसी साल, जिस साल ये बनाई गई थी, उसी साल के दिसंबर में जापानीज लीडरशिप को मोहन सिंह की लीडरशिप के साथ और इंडियन नेशनल आर्मी का जो रवैया था कि हम तो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए, वो रवैया जापानीज लोगों को पसंद नहीं आया और इनके बीच में आपस में अनबन हुई और उन्होंने क्या किया, मोहन सिंह जो कमांडर इन चीफ थे उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने डिसबैंड कर दिया 1942 में ही। बट अब 1943 में एक बार वापस इंडियन नेशनल आर्मी को जगाया गया और इस बार इसका लीडर बनाया गया सुभाष चंद्र बोस जी को। हुआ यह था कि जापानीज लोग जिस जिस एरिया में आगे बढ़ रहे थे, उनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस को जहां पे हरा रहे थे, तो वहां पे जितने भी इंडियन ट्रूप्स उनके हाथ में आ रहे थे, उनके बीच में बात करके, उनको इंटरोगेट करके उनको ये पता चल रहा था कि उन लोगों के मन में ऑब्वियसली ब्रिटिश लोगों के खिलाफ तो है ही नफरत, क्योंकि वो किसी ब्रिटिश लोगों के लिए किसी दूसरी धरती पर उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा। साथ ही साथ वो ये देख रहे थे कि जितने भी भारतीय सोल्जर हैं जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं अभी, उनका यह मानना है कि अगर सुभाष चंद्र बोस हमको लीड करेंगे तो हम वापस इस तरह की आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में भारत में बहुत बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे, बहुत फेमस लीडर थे और उनकी सोच ये थी कि हमको ब्रिटिश लोगों से लड़ने के लिए अपनी एक आर्मी चाहिए। बट ऑब्वियसली उस समय भारत के अंदर जितनी भी आर्मी थी सब ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, तो उनसे लड़ा कैसे जाए। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि फौजियों को लाकर ही ब्रिटिश लोगों से भारत में लड़ा जा सकता है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तो उसके स्टार्टिंग के साथ ही, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी बहुत ही फेमस थे और उनकी स्पीचेस से और उनकी बातों से लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते थे, तो वॉर के स्टार्ट होते ही ब्रिटिश लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में ही कैद कर दिया था, हाउस अरेस्ट। बट उसके कुछ ही महीनों में सुभाष चंद्र बोस भाग निकले और वहां से निकले, अफगानिस्तान से होते हुए गए, सेंट्रल एशिया से होते हुए पहुंचे कहां, बर्लिन। वहां पहुंच के उनकी मुलाकात हुई हिटलर के साथ और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आपने ब्रिटिश लोगों से लड़ते हुए जो आप ब्रिटिश फोर्सेस के अंदर जो इंडियन फौजी हैं उनको यूज करके हम एक आर्मी बनाना चाहते हैं जिसको हम यूज करेंगे इंडिया को आजाद करने के लिए। ये सब होते हुए जापानीज अथॉरिटीज देख रही थी कि ये एक लीडर है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है और ये कैसे जाके पीओडब्ल्यूज को यूज करके, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यूज करके एक सेना बनाना चाहता है। तो इसलिए फिर जापानीज लोगों को इंटरेस्ट आया कि हाँ, इनको यूज किया जाए वापस इंडियन नेशनल आर्मी को पुनर्जन्म देने के लिए। और इसीलिए फिर वो बहुत समय निकालते हुए, बहुत समय के बाद समुद्र के रास्ते से वो पहुंचे जापान। राजधानी टोक्यो में 1943 मई के महीने में उनकी मुलाकात हुई जापानीज प्राइम मिनिस्टर हिडेकी तोजो से और उन्होंने बात की कि हमारे जितने भी आपने कैप्चर किए हुए हैं हमारे सोल्जर्स, उनको हम यूज करके एक आर्मी बनाएंगे। और ये लोग जापानीज लोग एकदम खुश हो गए क्योंकि वो ऑलरेडी चाहते थे कि जो जिनके साथ वो लड़ाई कर रहे हैं ब्रिटिश लोगों के साथ, उनसे लड़ने के लिए हम उनकी ही जो कॉलोनी है इंडिया, उसके ही जो सोल्जर्स हैं उनको ही यूज करेंगे। तो उन लोग के लिए बहुत ही अच्छी डील थी। फिर टोक्यो से सुभाष चंद्र बोस पहुंचे सिंगापुर और वहां पे जुलाई में 1943 में उन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने आह्वान किया लोगों से कि इस साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इंडियंस हैं, सिर्फ पीओडब्ल्यूज नहीं बट नॉर्मल सिविलियन लोग भी हैं, उनसे भी आह्वान किया कि आप इस इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करिए और
इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में आप भी कंट्रीब्यूट करिए। तो इस बार जो सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसको दो बोलते हैं। फर्स्ट आईएनए कौन सी थी, जो मोहन सिंह के अंडर थी, जो राज बिहारी बोस के अंडर 1942 में बनाई गई थी, इसको कहते हैं सेकंड आईएनए। इसमें ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस मेन लीडर थे, और इस बार सिर्फ पीओडब्ल्यूज को यूज करके ही नहीं, बल्कि बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आए, जिन्होंने मतलब नॉर्मल सिविलियन लोग, जिन्होंने अपने से आके इस फोर्स को ज्वाइन किया। हालांकि इस आर्मी की साइज उतनी बड़ी नहीं थी, बट अक्टूबर 1943 में जापान के साथ मिलके इन्होंने भी अब वॉर डिक्लेयर कर दिया अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट यूएस और यूके। और ये डिसाइड हुआ कि अब आईएनए भारत के सोल्जर्स लड़ेंगे जापानीज फोर्सेस के साथ। वहां दूसरी तरफ अमेरिका के जो स्टिलवेल, जो उनके आर्मी के कमांडर थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं 14th एयरफोर्स के चेनॉल्ट के साथ, वो लगातार खराब होती जा रही थी, क्योंकि उनको चाहिए था कि यहाँ पे आर्मी बढ़ाओ, और वो एयरफोर्स को बढ़ा रहे थे। तो इनकी जो आपस में तकरार थी वो इतनी बड़ी हो रही थी कि अब वॉर एफर्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि स्टिलवेल ये चाह रहे थे कि माओ जेडांग को भी हम रीइंफोर्स करें, उनको भी हम एम्युनिशन देंगे, क्योंकि वो जापानीज लोगों से कम्युनिस्ट आर्मी जो है वो ज्यादा अच्छे से डील कर पा रही है। ये बात कायशक को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि कायशक की तो दुश्मनी थी माओ जेडांग से। तो जब वो स्टिलवेल कहते थे कि हम तुमको तो करेंगे, हम कम्युनिस्ट लोगों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो लोग अच्छे से लड़ पा रहे हैं जापानीज लोगों के साथ, तब वापस ये अफवाह आ रही थी कि उन्होंने ये डील करके रखी है माओ जेडांग ने जापानीज अपने एनिमी के साथ, कि आप हमारे एरिया में कम ही अटैक करना। तो ज्यादातर बहुत बड़े बड़े एंगेजमेंट्स हुए ही नहीं जापानीज आर्मी के और माओ जेडांग की फोर्सेस के साथ। बट दूसरी तरफ चांग काई-शेक के साथ लगातार जापानीज आर्मी टकरा रही थी। तो ये इसलिए इस अफवाह में कुछ सच्चाई हो सकती है कि शायद से सच में इन लोगों की कोई अंडर द टेबल डील हुई हो। बट इसीलिए जो भी है, स्टिलवेल चाहते थे कि कम्युनिस्ट लोगों को भी हम सपोर्ट करें, उनको भी हम रीइंफोर्स करें, बट इस बात से काई-शेक परेशान होते थे। ये जो दोनों लीडर्स थे, काई-शेक और माओ जेडांग, ये जापान से तो लड़ ही रहे थे, बट इन लोग का एक अलग एजेंडा ये था कि जैसे ही जापान यहाँ पे हारेगा तो वापस एक सिविल वॉर होगा चाइना के अंदर। जब ये आपस में लड़ेंगे तो उस लड़ाई के लिए, उस लड़ाई में अपर हैंड होने के लिए इन लोग के पास अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए, अच्छी वेल ट्रेन्ड आर्मी होनी चाहिए। ये दोनों लोग के मन में बात थी। इसी वजह से इन लोग का एजेंडा सिर्फ ये जापान को हराना नहीं था, बट आगे का भी ये दोनों लीडर सोच रहे थे कि आगे हमको कैसे डील करना है। जुलाई 1943 में एलाइड साइड ने एक ऑपरेशन बकनेयर प्लान किया, जिसमें उनका ये था कि बर्मीज कोस्टल रीजन्स में वो अपने ट्रूप्स को एम्फीबियस लैंड कराएंगे और बे ऑफ बंगाल में जितनी भी जापानीज प्रेजेंस है उनको वहां से हटाएंगे। और इस ऑपरेशन का ये मुद्दा था कि चांग काई-शेक की जो चाइनीज जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो सपोर्ट करेंगी इस अटैक को। तो अल्टीमेटली बर्मा को रीटेक करना था अलाइड लोगों को, और उसमें काई-शेक की आर्मी को यूज करने वाले थे वो लोग। बट काई-शेक इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि ये मेरी आर्मी तो लोग यूज कर रहे हैं, बट जब मैं कह रहा हूं कि चाइना, मेनलैंड चाइना में आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे ट्रूप्स दो, मुझे इक्विपमेंट दो, तो मेरी हेल्प नहीं करते। इस चीज की वजह से काई-शेक को कॉन्स्टेंटली डाउट हो रहा था अलाइड साइड की लीडरशिप पे, बट अल्टीमेटली ये ऑपरेशन हुआ ही नहीं, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। काई-शेक की जो रिलेशनशिप है वो लगातार अलाइड साइड के साथ डिटोरिएट हो रही थी, खराब होती जा रही थी, बट अभी और खराब होना बाकी था, क्योंकि अगस्त 1943 में क्यूबेक में एक क्वाड्रेंट कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें साउथ ईस्ट एशियन कमांड को एस्टैब्लिश किया गया, SCAC। और इसका जो सुप्रीम कमांडर था उसको बनाया गया, कौन था वो? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि एक ब्रिटिश बंदा था। तो इस कमांड के अंतर्गत अब काई-शेक को यह कहा गया कि तुम्हारे जो चाइनीज ट्रूप्स हैं, नेशनलिस्ट फोर्सेस, वो सारी सर्व करेंगी माउंटबेटन के अंडर। काई-शेक को फिर लगा कि मैं अपने ट्रूप्स को खुद कमांड करूंगा, बट ये क्योंकि ये साइड ले रहे हैं अलाइड लोगों का, वो अलाइड साइड के साथ लड़ रहे थे काई-शेक, इसी वजह से अब उनको इस चीज को भी मानना पड़ा, और ऑब्वियसली वो बहुत नाराज हुए इस बात को लेकर। SCAC के सुप्रीम कमांडर थे माउंटबेटन, और उसके डेप्यूटी थे विनेगर जो स्टिलवेल, जिसकी ऑलरेडी बहुत खुन्नस थी काई-शेक के साथ। तो काई-शेक को और लग रहा था कि ये लीडरशिप भी वैसे ही है, सेकेंड जो डेप्यूटी है वो भी वैसे ही है। तो बट उन्होंने कुछ कहा नहीं काई-शेक ने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर स्टिलवेल को मैंने यहां से निकलवा दिया तो जो यूएस का इंटरेस्ट है चाइना में, और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो जो थोड़ी बात है वो भी खत्म हो जाएगी। और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भी स्टिलवेल की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, बट माउंटबेटन भी चाहता नहीं था कि स्टिलवेल को हटाया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि
अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी अमेरिका में SEAC, साउथ ईस्ट एशियन कमांड, इसके फुल फॉर्म को लोग मजाक उड़ा के कहने लग गए थे कि ये है सेव इंग्लैंड्स एशियन कॉलोनीज। मतलब यहाँ पे ये जो कमांड बनाया गया है इसका सिर्फ ये पर्पस है कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उनके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। बाकी हम उन कंट्रीज को आजाद नहीं करवा रहे हैं, हम इनसे लड़ाई करेंगे, जापानीज लोगों को निकालेंगे और वापस वहां पे ब्रिटिश लोग उसको कॉलोनी बना लेंगे। तो अमेरिकन लोग इस बात से ऑलरेडी खुन्नस में थे कि हम क्यों इन लोग की इनका ही एम्पायर बड़ा करने में मदद कर रहे हैं। तो फरवरी 1943 के महीने में स्टिलवेल ने एक स्पेशल ऑपरेशन को अप्रूव किया। इस ऑपरेशन में एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके अंडर कुछ ट्रूप्स रहेंगे। उनका यह प्लान था कि वो जापानीज लाइंस के बहुत पीछे जाके एयर ड्रॉप होंगे और उस एरिया में जाके वो उनकी सप्लाई लाइंस को डिस्टर्ब करेंगे, कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब करेंगे, ताकि आप अगर फ्रंटल लड़ाई नहीं कर रहे हो जापान के साथ, क्योंकि अभी यहाँ पे उतने ट्रूप्स नहीं है मेनलैंड में, तो क्यों ना हम उनके पीछे जाके एयर ड्रॉप करके कुछ सोल्जर्स को उनकी सप्लाई लाइंस को डिस्टर्ब करें और तोड़फोड़ करें, जिसको आप गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हो। ये इस ऑपरेशन को उन्होंने अप्रूव किया। तो जब यहाँ पे ट्रूप्स लैंड हुए और उनको लैंड करके बहुत जंगलों के थ्रू होकर बहुत जाना था, तो हालांकि ये ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट ये जरूर दिखाई पड़ा कि हाँ, इस तरह से आप एनिमी को हैरेस कर सकते हो और उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को आप वहां तक पहुंच सकते हो और जापान को आप परेशान कर सकते हो। तो इसी वजह से फिर जापान ने प्लान किया कि हमको एक बड़ा ऑफेंसिव एक्शन लेना पड़ेगा बर्मा में। और बर्मा का जो पूरा कैंपेन हुआ था, उसी की जितनी भी लड़ाई हुई थी वो शायद इसी वजह से हुई, क्योंकि अब जापान कन्विंस हो गया था कि हमको पूरी तरह से इस रीजन से एलाइड फोर्सेस को और स्पेशली ब्रिटिश लोगों को बाहर निकालना है। और इसके वजह से जो बर्मा का जो पूरा कैंपेन हुआ, उसमें कैसे अल्टीमेटली जापान की ही हार हुई, इन सब के बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। इस वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।